अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हाउसिंग सिस्टम जो है सीप और गोट यानी भेड़ और बकरियों के लिए कैसा होना चाहिए या कैसा होता है या कैसा बना सके हैं। तो सीप एंड गोट का जो हाउसिंग सिस्टम है वो सिमिलर होता है कैटल एंड बफेलो के लिए। कैटल एंड बफेलो का जैसा हम बनाते हैं उस तरह का ये होता है। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होता है, साइज का थोड़ा बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं। अब क्या है कि हॉट, ह्यूमिड एंड हाई रेनफॉल एरिया में थोड़ा सा हम लोग बदलाव करते हैं। रेज्ड या स्लैटेड फ्लोर है ना, ऊंचा जो हमारा जमीन का लेवल है उससे ऊंचे जगह पे एक फ्लोर बनाते हैं और वहां पे जो है बकरियों को या भेड़ों को रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जहां पे बारिश होती है वहां पे वेटनेस और नमी बनी रहेगी। उसके कारण से या बारिश होने के कारण से जो ठंड पड़ेगी, चिलिंग होगा, ठंड बना रहेगा, उसके कारण से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बकरियों में। तो इसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचाने के लिए एक हम लोग फ्लोर बनाते हैं ऊपर पे और उसके ऊपर रखते हैं, खास करके जहां पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इन टेम्परेट रीजन क्या होगा, वुडन फ्लोरिंग इज कॉमनली यूज फॉर द गोट हाउसिंग। अब जानते हैं कि जो वुड होता है, लकड़ी होता है, वो गर्मी जो होता है वो थोड़ा सा गर्माहट देती है आपको। ठंड, जैसे बाहर में बहुत ज़्यादा ठंड है तो अंदर जो है घर के अंदर का जो भाग है उसमें थोड़ा सा गर्मी बना रहेगा। ये इंसुलेटर जैसा काम करता है हीट का, है ना। तो बाहर का गर्मी को बाहर भी नहीं जाने देता है, अंदर का गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है और बाहर से ठंड को अंदर भी नहीं आने देता। इससे इसको बचा करके रखता है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जो टेम्परेट रीजन है, वहाँ पे क्या करते हैं कि वुडन फ्लोरिंग हम लोग बना सकते हैं। थोड़ा महंगा पड़ेगा ये, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था इस तरह का किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे गर्मी पड़ती है, जैसे या शुष्क क्षेत्र है, जहाँ का ड्राई मौसम है, वहाँ पे क्या है कि फ्लोरिंग इज लेस क्रिटिकल। बहुत ज़्यादा समस्या फ्लोरिंग का नहीं है, सतह बनाने का या फर्श बनाने का बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है। ये डायरेक्टली ग्राउंड पे भी रखा जा सकता है। अब ग्राउंड या तो पक्का का बना सकते हैं या फिर कच्चा का भी हो सकता है, मोरम का भी हो सकता है। मोरम एक तरह का मिट्टी होती है जिसमें कंकड़ भी होते हैं, तो उसको भी अच्छे तरह से उसको बना करके उसके ऊपर भी रखा जा सकता है। लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं, जैसे किड और लैम, किड किसको बोलते हैं, जो बकरी का बच्चा होता है उसको किड बोलते हैं और जो भेड़ का बच्चा होता है उसको लैम बोलते हैं। तो इन बच्चों को ठंड से बचाने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अगर ठंड से नहीं बचाया जाए तो इनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इनके लिए व्यवस्था करनी जरूरी है ऐसे आवास की जहाँ पे इसको ठंड से बचाया जा सके। अब इसमें भी क्या है कि दो तरह का, जैसे हमने लूज हाउसिंग सिस्टम, ओपन हाउसिंग सिस्टम हमने बताया था, तो बकरियों के लिए भी इस तरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ओपन हाउसिंग सिस्टम जो होता है वो एक कवर्ड एरिया होता है और ओपन रन स्पेस मतलब जहाँ पे वो जा कर के एक्सरसाइज कर सके, घूम सके, फ्रीली मूव कर सके उसी को। जैसे ये अगर घर है तो ये ओपन स्पेस एरिया, एक एरिया में, इस एरिया में हम लोग घर बना सकते हैं और ये ओपन स्पेस इतना हम लोग दे सकते हैं, जैसा कि एक हमने डायग्राम या पिक्चर भी बताया था कैटल एंड बफेलो के लिए। तो ये कवर्ड एरिया हो गया और ये ओपन एरिया हो गया, इस तरह से बना सकते हैं। कवर्ड एरिया जो है शेल्टर का काम करता है, जहाँ पे जो भेड़ और बकरी हैं नाइट में जा करके वहाँ पे रहते हैं, आराम करते हैं। या फिर एडवर्स कंडीशन हो गया, एडवर्स कंडीशन मतलब क्लाइमेट अगर आता है, बारिश बहुत ज़्यादा तेज होती है या ठंड बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ पे ये जा करके रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं, तो उनको उनसे प्रोटेक्शन मिलता है। रन स्पेस जो है, रन स्पेस मतलब जो ओपन स्पेस है, उसको हम फेंसिंग कर सकते हैं, वायर से भी कर सकते हैं या वुड से भी, लकड़ी के तख्ते से भी कर सकते हैं। जो भी आपके एरिया में जो भी सामान सस्ता मिले उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम उन्हें वुड बता दिया, अब किसी एरिया में वुड बहुत महंगा या लकड़ी बहुत महंगा मिल रहा है तो वहाँ के लिए सूटेबल नहीं है, दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके एरिया में जो सस्ता मिल रहा है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये इस तरह के जो आवास होते हैं ये प्रेफर्ड होते हैं, सुटेबल होते हैं लार्ज साइड फ्लॉक। फ्लॉक मतलब जो झुंड में हम पालते हैं, बकरियों का झुंड हो गया या भेड़ का झुंड हो गया, उसको फ्लॉक बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा, अगर 100, 150, 200, 500 बकरियां पाल रहे हैं तो इस तरह के आवास की व्यवस्था हम कर सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा आइडियल होता है। और आइडियल साथ ही साथ ट्रॉपिकल एरिया के लिए भी होता है। ट्रॉपिकल
एरिया में जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होता है वहां पे इस तरह के आवास को हम बना सकते हैं। यहाँ पे जो है अगर हम इस तरह का पालन कर रहे हैं कि रात में हम घर पे रखें, बकरी या भेड़ को घर पे रखें और सुबह होते ही उसको हम कहाँ ले जाएं, चराने के लिए ले जाएं, जंगल में ले जाएं या खाली जगह पे ले जाएं और दिन भर हम वहीं पे चरा रहे हैं, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में कि हमें ओपन स्पेस देने की जरूरत नहीं है। एक कवर्ड एरिया, एक कवर्ड हाउस उसको दे दें, क्योंकि उसको उस रात में वहां पे रहना, सुबह होते हुए चरने चले गए, तो ओपन स्पेस जैसा भी हम यहां बता रहे थे वैसे देने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है क्लोज हाउसिंग सिस्टम, कन्वेंशनल। इसमें है ये भी जैसा हमने बताया था गाय और भैंस के लिए, ये भी चारों तरफ से कंप्लीटली इनक्लोज होता है, फुल वाल्ड होता है और ऊपर से रूफ होता है। इसमें वेंटिलेशन की व्यवस्था होती है, खिड़की की व्यवस्था होती है। और ये स्मॉल साइज, अगर कोई छोटे संख्या में पशु पाल रहे हैं, कम संख्या में, तो वहां पे इस तरह के घर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या टेम्परेट रीजन जहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, अगर ज्यादा संख्या में पालना है आपको लेकिन ठंड वाला एरिया है, तो वहां पे इस तरह के घर की व्यवस्था की जा सकती है। भेड़ और बकरी को उस घर में या तो एक उसका स्पेस दे करके उसको डिवाइड करके लूज भी रख सकते हैं, या उसको टाई करके बांध करके भी रखा जा सकता है चेन से या रस्सी से। तो इस तरह के क्लोज हाउसिंग सिस्टम होती है। अब इसकी फ्लोर की हम बात कर रहे थे, इसकी सतह की, तो दो तरह की फ्लोर जनरली होता है। जैसे एक हो गया ओवर ग्राउंड हाउसेस, जिसका जो फ्लोर या फर्श जो होता है वो ग्राउंड पे ही बनाते हैं, ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ नहीं बनाते हैं। तो ये जो है आप ईंटे का, ब्रिक सॉलिड होता है, आप ईंटे से बना सकते हैं, सीमेंट से बना सकते हैं, और सिंपली सॉइल और मड का भी हो सकता है। इसमें ध्यान रखिए किसी भी चीज से जो आपके एरिया में सस्ता मिल रहा हो उससे आप बना सकते हैं। और कवर्ड विद द बेडिंग मटेरियल, जैसे हम पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, बेडिंग मटेरियल जिसको लिटर मटेरियल कहते हैं, उससे भी कवर्ड करके इसको रख सकते हैं, चाहे कच्चा फ्लोर हो या पक्का फ्लोर है। उसमें कुछ सूखी पत्तियां डाल सकते हैं, चॉप्ड स्ट्रॉ जो होता है काट करके छोटे छोटे डाल सकते हैं, सॉ डस्ट डाल सकते हैं, लकड़ी का बुरादा जिसको बोलते हैं, उसका एक कवर या लेयरिंग उस फर्श में बिछा सकते हैं और उसके ऊपर पशु को, बकरी या भेड़ को रख सकते हैं। तो उस तरह का भी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आपका फ्लोर मड का हो, मिट्टी का हो, तो उसमें क्या करना चाहिए बीमारियों से बचाने के लिए? सबसे पहले क्या है कि लाइम यानी चूने का छिड़काव जरूर करें। मंथली, एक महीना में एक बार उस जगह पे अगर मिट्टी का है तो चूने का छिड़काव करें ताकि बीमारी न फैले। और 1 से 2 इंच जमीन जो है सरफेस ऊपर से हर साल निकाल करके उसको बाहर फेंक दें, क्योंकि वहां पे क्या होगा, इस तरह के जो जमीन होता है कच्चा जमीन, वहीं पे गोबर भी करेगी, वहीं पे पेशाब भी करेगी, तो अगर नहीं हटाएंगे तो बीमारी फैलने का खतरा बना रहेगा। तो 1 से 2 इंच जमीन वहां से ऊपर से जरूर हटाना चाहिए। अगर ज्यादा गड्ढा हो रहा तो वहां पे नया मिट्टी भर दीजिए, है ना। तो मिट्टी हटा करके या और चूना के छिड़काव करके यहाँ इस तरह से हम जो है जानवरों को रख सकते हैं। अगर डीप लिटर शेड है, डीप लिटर शेड मतलब जहां पे उस फर्श पे हमने कुछ बिछा दिया था, सूखी पत्तियां या पुआल या आपका लकड़ी का बुरादा, इस तरह का जो है जो बिछा कर रखा था, वहीं पे क्या होता है कि वहां पे डेली क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं पे पेशाब और गोबर वो बकरियां या भेड़ करती है। ये जो है एक समय के बाद क्या होता है, ये खाद जैसा काम करती है। तो इसको इस चीज को जो है लीटर को हर 6 महीने पे इसको हटाना चाहिए। 6 में एक बार आपने लगा दिया तो 6 महीने तक ये काम करेगा। 6 महीने के बाद इसको निकाल दीजिए, खेतों में आप डाल दीजिए, ये खाद के जैसा काम करेगा, लेकिन हर 6 महीना में इसको रिमूव करते जाना है। दूसरा तरफ का फ्लोर है एलिवेटेड फ्लोर। जैसा हम बता रहे थे कि जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है वहां पे इस तरह के फ्लोर बना सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो एक हम घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस तरह का ये फ्लोर हो गया, इस तरह का घर है। अब इसमें क्या है कि यहां पे एक हम सतह बनाते हैं और यहां पे जानवरों को रखते हैं, यहां से इसके रैंप की व्यवस्था करते हैं ताकि ये अपने घर पे, ये जमीन है, यहां से ये अपने घर पे चली जाए और यहां पे ये रहें। ये लकड़ी का भी हो सकता है, तार का भी हो सकता है,
जो भी आपके यहाँ सस्ता है मटेरियल उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 से लेकर के 1.5 मीटर तक का होना चाहिए। ये जो जमीन है उससे इतना ऊंचा उठा होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि अगर बकरियां यहाँ पे है या भेड़ है, तो अगर ये पेशाब कर रही हैं तो बीच बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं। उस होल्स के जरिए क्या है कि ये नीचे ग्राउंड पे आकर के जमा होता रहेगा। या गोबर भी की तो उस होल के जरिए आकर के यहाँ पे ये जमा होता रहेगा इस तरह से सतह पे। लेकिन ध्यान ये देना है कि ये जब डिकम्पोज होगा तो अमोनिया गैस निकलते हैं जो ऊपर जाएंगे और ये बकरियों को नुकसान पहुंचा देता है। तो इधर से ये प्रॉपर वेंटिलेशन की, ये पूरा कवर्ड नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ये एक पाया पे खड़ा होना चाहिए ताकि यहाँ पे एरेशन आसानी से होता रहे, इधर का हवा इधर से निकल जाए, ताकि जो गैस का फॉर्मेशन हो रहा है वो वहाँ पे एक्युमुलेट ना हो, वो वहाँ से बाहर की तरफ जाता रहे। तो इस तरह की व्यवस्था करते हैं। इसी को बोलते हैं एलिवेटेड फ्लोर, जो बकरियों के लिए खास करके या भेड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये क्या होता है कि इस तरह के हाउस अगर हम बनाते हैं तो ये क्लीन हम रख सकते हैं, ड्राई रख सकते हैं। चूंकि ये ऊपर है तो इसको हम लोग ड्राई रख सकते हैं और हाइजेनिक इन्वायरमेंट भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मैन्योर्स है, जो गोबर है या पेशाब है, वो उस गड्ढे से हो करके वो नीचे की तरफ, वहाँ जो होल है, जो छिद्र है, उससे छोटा छोटा छिद्र होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, और वो नीचे गिरता रहता है। तो इसको हाइजेनिक कंडीशन को मेंटेन करते हैं, वो नीचे फ्लोर पे जमा होता रहता है। और ये जब जमा हो जाए तो कम से कम 6 महीने में लगभग अच्छा खासा जमा हो जाता है। तो 6 महीने के बाद हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, खेतों में डाल सकते हैं, जो एक खाद का काम करेगा। और फिर से उसको क्लीन करके फिर से उसके ऊपर बकरियों को, भेड़ों को रख सकते हैं और उसके ऊपर इस तरह का हम बकरी पालन या भेड़ पालन कर सकते हैं। तो वैसे क्षेत्रों में जरूर इसका ध्यान रखिए फ्लोर का बनाने का। अब ये कुछ रिकमेंडेड फ्लोर स्पेस हैं। ओपन एरिया कितना देना है, कवर्ड एरिया कितना देना है। अगर वो ईव है या डो हो, ईव किसको बोलेंगे? ईव का मतलब हुआ भेड़, डो का मतलब हुआ बकरी जो एडल्ट है, एडल्ट बकरी है ना, या वयस्क बकरी को हम लोग डो बोलते हैं और वयस्क भेड़ को ईव बोलते हैं। उसके लिए जगह की कितना जरूरत पड़ेगी? ये कवर्ड स्पेस जो है 1 मीटर स्क्वायर, ओपन स्पेस जो है 2 मीटर स्क्वायर, और एक शेड में, ये पर एनिमल के लिए है, एक एनिमल के लेना चाहिए। और एक शेड में, एक घर में हम मैक्सिमम 60 को रख सकते हैं। उसी तरह से लैम यानी भेड़ के बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, या किड बकरी के बच्चे को 0.4 मीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया की जरूरत होती है, 0.8 मीटर स्क्वायर ओपन स्पेस की जरूरत होती है, और एक शेड में कम से कम 75 बच्चों को रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। रैम और बक, रैम किसको बोलते हैं? जो नर भेड़ होता है उसको रैम बोलते हैं, इसको राम मत पढ़िएगा, रैम बोलते हैं, ठीक है। और बक मतलब जो बकरा जिसको बोलते हैं, जो नर बकरा हुआ है ना, तो उसको हम लोग बक बोलते हैं। इसके लिए थोड़ा ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है, क्योंकि ये बड़े होते हैं। 3.4 मीटर स्क्वायर कवर्ड और ओपन स्पेस 6.8 मीटर स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। और एक शेड में, एक इसके लिए अलग अलग घर बनाते हैं, एक में एक ही को रखते हैं। और इसकी जो हाइट होती है 200 से 300 इन ड्राई एरिया और 200 जो है हैवी रेनफॉल एरिया में इस शेड की हाइट जो बाहर की तरफ है, एव जहां पे पानी जहां से गिरता है शेड से, तो वहां पे इतना मिनिमम हाइट रख सकते हैं। आप इससे बढ़ा भी सकते हैं हाइट अपने एरिया के अनुकूलता के अनुसार से। उसी तरह से खाना, मेंजर और वाटर ट्रफ में कितना जरूरत होगी उसके लिए भी हम लोग बात करते हैं। तो सीप एंड गोट के लिए जो है स्पेस पर सीप एंड गोट के लिए चाहिए 40 से 50 सेंटीमीटर। उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए और डेप्थ जो है 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इनर वाल, जैसे अभी हमने बताया था कि ये जो इनर वाल की जो हाइट है वो 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये यहाँ से अगर हम काउंट करें, ये थोड़ा सा उठा करके हम लोग बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं, तो ये जो है वो 35 सेंटीमीटर का होना चाहिए। लेकिन ये वाला जो डेप्थ है ना, वो 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए अंदर की तरफ। उसी तरह से बच्चों के लिए जो है 30 से 35 स्पेस होना चाहिए। विड्थ 50 सेंटीमीटर का होना चाहिए, डेप्थ जो है 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए।
और इनर हाइट जो है 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो एक एवरेज दिया गया है, ये वैरी करता है। हर किताबों में आपको अलग अलग आपको ये डेटा मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने अपना अपना रिकमेंडेशन दिया है, एक हम जनरलाइज्ड वे में लेकर के चल रहे हैं। तो कहीं पे आप पढ़ेंगे किसी किताब में कुछ लिखा है कुछ लिखा है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से एक इंडियन कंडीशन के लिए अलग से रिकमेंडेशन दिया गया है एज वाइज। जैसे 3 मंथ्स का अगर भेड़ या बकरी हैं तो उनके लिए कवर्ड स्पेस 0.2 से 0.25 इतना चाहिए, और ओपन स्पेस 0.4 टू 0.5 चाहिए। उसी तरह 3 से 6 मंथ का अगर एज हो गया है तो उनके लिए इतना स्पेस चाहिए। 6 टू 12 मंथ के लिए हो गया है तो इतना स्पेस आपको चाहिए। एडल्ट है तो इतना स्पेस चाहिए, है ना। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। उसी तरह से डिफरेंट शेड, इसमें भी जैसे हमने बताया था गाय और भैंस के लिए, इस तरह के डिफरेंट शेड बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आवास जो है शुक्रों के लिए या पिग्स के लिए कैसा होना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ें का ध्यान देनी जरूरत है कि इनमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर से ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, लो से भी होते हैं, क्योंकि इनमें स्वेट ग्लैंड नहीं होते। तो इनकी जो स्वेटिंग होती है, जो पसीने जो निकलते हैं, जो थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो उनके स्नॉट यानी थुथुन जो बोलते हैं उससे होता है। तो इसका ध्यान रखना है कि इस गर्मी से बचाने के लिए इनके आवास को व्यवस्था करें। अब इसमें है कि 3 तरह के आवास हम बना सकते हैं, एक्सटेंसिव सिस्टम, सेमी इंटेंसिव सिस्टम और इंटेंसिव सिस्टम। अब इसमें क्या है कि एक्सटेंसिव सिस्टम में क्या है कि ओनली नाइट में शेल्टर प्रोवाइड करना, रात में रखते हैं और दिन भर उसको खुला छोड़ते हैं। सेमी इंटेंसिव में क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन है। मतलब इसको जो है इसमें बोथ कवर्ड और ओपन स्पेस इसको प्रोवाइड करते हैं। इंटेंसिव सिस्टम में क्या है कि हमेशा इसको घर के अंदर ही रखते हैं, इसको बाहर छोड़ने नहीं देते हैं। अब इसमें भी ये रिकमेंडेड स्पेस है, जैसा हमने पहले बताया था, ये फ्लोर के लिए है और ये मेंजर मतलब नाद और वाटर ट्रफ के लिए है। इसमें हम अलग अलग पेन बनाते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट होता है जैसे फॉलोइंग पेन, जहाँ पे सुकरी जो है बच्चे देती हैं और बच्चे देने के बाद जो है वहाँ पे कुछ दिनों तक बच्चे रहते हैं। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो गार्ड रेल बनाते हैं, जैसे दीवार, ये अगर हम दीवार बनाए हैं, ये फर्श है, तो दीवार से करीब 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर, और इधर ये 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया, और इससे 8 से 10 सेंटीमीटर ये चौड़ाई में एक हम कवरिंग बनाते हैं, रेल बनाते हैं। क्या होता है इनमें कि सुकरी को या पिग को इनकी हैबिट होती है कि दीवार के साथ लग करके बैठें, और क्या होता है कि अगर बच्चे यहाँ पे हैं तो उन्हीं के ऊपर बैठ जाती है, तो उनसे बच्चे मर जाते हैं। तो अगर ये गार्ड रेल हम लगा दें तो इनके अंदर बच्चे रहेंगे, चूंकि वो छोटे होते हैं अंदर चले जाएंगे, और अगर ये इससे सट करके बैठ भी रही है तो बच्चे सेफ रहते हैं। तो इसमें गार्ड रेल्स की व्यवस्था करनी जरूरी होती है। और दूसरा एक क्रीप फीडिंग की व्यवस्था करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए उसी फरिंग पेन में एक अलग से हम एरिया कवर कर देते हैं, उसमें छोटा सा, ताकि वो बच्चे ही जा सकें, उतना ही स्पेस छोड़ते हैं, उसमें उनको खाना देते हैं, और उसी में वो बच्चे को जा करके अपना खाना खा सकते हैं। क्या होगा इससे कि अगर हम ओपन रखेंगे तो बच्चे खाना नहीं खा पाएंगे, उनकी माँ ही सब खाना खा जाएगी। तो उससे बचाने के लिए बच्चे को खाना कैसे मिले, तो उसके लिए हम लोग ये व्यवस्था क्रीप फीडिंग की व्यवस्था करते हैं। एक एरिया होता है जिसको कवर करके इसमें डायमेंशन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह से अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग शेड बना, जैसे ड्राई साव गिल्ड पेन अलग हो गया है ना, वीनर्स और फैटेनिंग के लिए अलग हो गया, सेग्रीगेशन शेड अलग हो गया, और बोर के लिए अलग हो गया। बोर किसको बोलते हैं? नर को, नर जो बड़ा होता है उसको बोर बोलते हैं। तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करते हैं रहने के लिए। इसी तरह से मुर्गियों के लिए भी हाउसिंग की व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसकी हाउसिंग। जैसे हम लोग जो फ्लोर बनाते हैं वो फ्लोर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होना चाहिए, करीब करीब 1.5 फीट एक्सटेंडेड होना चाहिए जो सतह हम बना रहे हैं। इससे क्या होता है, चूहों से बचाव करते हैं। अगर ये इस तरह से एक्सटेंड नहीं करें तो चूहे अंदर घुस जाएंगे और उसमें फिर ये परेशानी करेंगे, सांप से भी बचा सकते हैं। अब इसमें भी एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव सिस्टम होता है। जैसा कि हमने बताया था, एक्सटेंसिव सिस्टम में क्या होगा कि हमेशा इसको खुला रखते हैं, एक स्मॉल उसमें वो देते हैं शेल्टर या सिंपल शेल्टर देते हैं।
सेमी इंटेंसिव में क्या होता है कि उसको कुछ देर के लिए घर पर रखते हैं, कुछ देर के लिए बाहर छोड़ते हैं। और इंटेंसिव सिस्टम में जो आजकल कमर्शियल जो पोल्ट्री फार्म है इस तरह का जहां पे लोग यूज करते हैं, इसमें भी दो तरह का होता है, डीप लिटर सिस्टम और बैटरी सिस्टम, जिसको केज सिस्टम भी बोला जाता है। अब इसके सबके अपने अपने एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज हैं। अब इसको हम दिखाते हैं कि केज सिस्टम जो होता है उसमें कैसे रखते हैं। ये केज होता है कि एक केज में जो है मुर्गियों को रखा जाता है और उसके लिए एक स्पेस देते हैं, वहीं पे उनको खाना और पानी की व्यवस्था की जाती है। लेकिन ये एक केज में एक से अधिक मुर्गियां भी रह सकती है, जैसे 4-5 को भी रख सकते हैं, 6-7 को भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आपको रखना है, या सिंगल भी रख सकते हैं। आजकल जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्म हो रहा है उसमें बहुत सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, वहीं पे उनको खाने का दिया जा रहा है, वहीं पे रहने पानी भी दिया जा रहा है, इस तरह का उसमें व्यवस्था की जा रही है। तो ये सारे सिस्टम के अपने एडवांटेजेज हैं। जैसे हमने फ्लोर यहाँ पे स्पेस जो है ये हमने आपको बताया कि इतने जैसे पर 1 बर्ड केज है, 2 बर्ड केज है तो कितना चाहिए। अगर डीप लिटर सिस्टम है, डीप लिटर सिस्टम मतलब कि उसके फ्लोर पे हम लोग कवरिंग बना करके रखते हैं, कुछ बिछा करके रखते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए फ्लोर स्पेस की कितना ज़रूरत है। तो इस तरह से हम लोग जो देख पाए या समझ पाए अभी तक के व्याख्यान और लेक्चर में कि जो हाउसिंग जो है, हाउसिंग सिस्टम जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है एक प्रोडक्शन लेने के लिए, ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेने के लिए या पशु को स्वस्थ रखने के लिए। ये एक तरह से बैकबोन माना जा सकता है कि बैकबोन है, हम जब पशुपालन करने जा रहे हैं तो एक उचित घर की व्यवस्था या समुचित आवास की व्यवस्था होना जरूरी है एनिमल को हैप्पी रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। और जब हैप्पी और हेल्दी होंगे तो उनसे प्रोडक्शन अधिक से अधिक लेने के लिए ये एक जरूरी है। तो इस व्याख्यान से हम लोग ये समझ पाएँ, जब भी आप पशुपालन या जो क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इनका ध्यान रखेंगे। हाउसिंग का ये कुछ रेफरेंसेस है जहाँ से हमने लिया है, इस किताब को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।